गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सब लोग। ठीक है, आप लोग वीडियो नहीं लाइक करते। अगर आप वीडियो लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे या सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो पहले बार लाइक नहीं करोगे या कमेंट नहीं करके आप बताओगे नहीं, तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। पहली बात, आप वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो। चलो फिर हम लोग आज आपका नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमको आज पढ़ना है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण और विदेशी शासन, ठीक है, और आक्रमणकारी। इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। हमने पढ़ा था कि महाजनपद का उदय हो गया था, ठीक है। सब लोग साम्राज्य विस्तार करने में क्षेत्रीय भावना का उदय हुआ, ठीक है। लोग क्षेत्रों को जीत के अपने राज्य में मिलाने लगे थे। राज्य विस्तार करने की नीति प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। अब यहीं पे सबसे जो समृद्धशाली महाजनपद का उदय होता है वो कौन था? मगध। मगध महाजनपद में हर्यक वंश का शासन होता है। प्रथम राजवंश होता है हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के कई सारे शासक होते हैं, लेकिन इसी बीच में भारत पे कई सारे विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या था? पहले इंडिया का मैप बनाते हैं हम लोग। ये है हमारा इंडिया। एक मिनट, एक मिनट, कैसे बनाना पड़ेगा। चलो बस बनाते हैं। आज मैप नहीं बनेगा मुझसे कभी। चलो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये है हमारा इंडिया, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मगध साम्राज्य का उदय किधर हुआ था? मध्य भारत में, ठीक है। मध्य भारत में बिहार वाला क्षेत्र था, ठीक है। और थोड़ा सा छोटे मोटे जो महाजनपद थे वो जो है मध्य प्रदेश का भी लेके हुआ था, क्षेत्र मतलब क्षेत्र लिया हुआ था, ठीक। तो यहाँ जो छोटे छोटे राजवंश थे, अब ये लोग क्षेत्र जीत रहे थे और एक दूसरे में क्षेत्र जीत के अपने क्षेत्रों को मिला रहे थे अपने राज्य में, ठीक है। सारे लोग इधर ही लगे हुए थे, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था इधर क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इधर पश्चिमोत्तर भारत या जो पश्चिमी एशिया है, यहाँ भी तो परिवर्तन हो रहा था ना काफी। यहाँ भी छोटे छोटे राजा लोग थे, शासन कर रहे थे, ठीक है। तो ये लोग आपस में जो है क्षेत्र जीतकर क्षेत्र विस्तार करने में लगे थे और नए नए राजवंशों का उदय हो रहा था। और भारत में अगर बात करें तो मध्य भारत में जो है मगध का जो उदय हुआ था और महाजनपद काज चल रहा था, तो ये लोग आपस में जीत रहे थे, लड़ रहे थे क्षेत्र जीतने के लिए, ठीक है। साम्राज्यवादी नीति कह सकते हो आप, साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर रहे थे, हो रहा था। अब हालांकि जैसे हमें पता है कि हमारा भारत जो है बहुत हर चीज में बहुत संपन्न है, ठीक है। अगर मान लीजिए धातु ले लें तो धातु में, कला संस्कृति में, ठीक है, कृषि, उद्योग, हर चीज में हमारा देश संपन्न था, ठीक है, अभी भी है। लेकिन हम इन लोगों को, हमारे यहाँ कुछ विदेशी जो है दार्शनिक आए, कुछ विदेशी लोग आए जो क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ पुस्तकें वगैरह लिखी या जो यहाँ से आके वापस गए, उन्होंने हमारे यहाँ से कुछ विवरण लेके गए वो, जिससे लोगों को ये पता चल गया था कि भारत जो है बहुत संपन्न है, ठीक है। तो अब भारत में चल के यहाँ पे कुछ लूटपाट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसी उद्देश्य से पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र है ये भी बहुत उथल पुथल मचा हुआ था इधर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो इन क्षेत्रों को जीतता और इन सबको अपने साथ मिलाता और यहाँ पे एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था या शक्तिशाली शासन व्यवस्था या एक केंद्रीयकृत शासन का निर्माण कर सकता। ठीक है, ऐसा कोई शासक नहीं था पश्चिमोत्तर भारत में। तो पश्चिमी एशिया के कई सारे जो आक्रमणकारी थे, हमारे यहाँ आक्रमण किए तो आक्रमणकारी ही कहेंगे, इन लोगों ने भारत पर आक्रमण कर दिया मौका देख के कि भाई सब लोग चलो मध्य भारत में, सब लोग उत्तरी भारत में सब लोग आपस में ही खेल कूद रहे हैं, तो चलो इधर से हम लोग भारत में आक्रमण कर लेते हैं, मौका अच्छा है। तो इसी का फायदा उठा के दो आक्रमणकारी जो है वो भारत आए। कौन से थे? पहले ईरान में हकमनी वंश राजवंश का शासन था। ठीक है, हकमनी राजवंश का शासन था, तो इसीलिए कहते हैं हकमनी ईरानी ने आक्रमण किया। दूसरा जो है यूनानी आक्रमणकारी भारत में आए। ठीक है, इसके कई सारे शासक थे। ठीक है, ये तो एक बस राजवंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखें कि इधर कंबोज और गंधार, ये जो कुछ क्षेत्र है ना, इधर कंबोज, गंधार और मद्र, इन क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य जो है वो विभक्त थे और यहाँ पे कोई मतलब वही था कि एक केंद्रीयकरण या प्रबल शासन नहीं था। ठीक है, सब लोग लड़ रहे थे। तो ये दोनों लोग हकमनी ईरानी और यूनानी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण कर देते हैं। अब हकमनी ईरानी में जो है ये सारी बातें यहाँ लिखी होंगी, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसमें कौन कौन आया, एक ओवरव्यू देते हैं। ठीक है, हकमनी ईरानी की अगर बात करें तो इसमें से कौन आया? सबसे पहला कौन था? साइरस द्वितीय। इसने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 558 ईसा पूर्व से 529। ये इसका शासन काल था, जो कि ये ईरान में शासन कर रहा था। इतने समय तक 558 ईसा पूर्व से 519 तक ईसा पूर्व तक इसने ईरान में अपना शासन किया। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब वही 558 के बाद ही ये भारत पर आता है और आक्रमण करता है। काफी महत्वाकांक्षी था। ठीक है, काफी महत्वाकांक्षी था ये, और थोड़े ही समय पर इसने जो है पश्चिमी एशिया पे अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ये भारत आया और सिंध को जीत लिया। पहले सिंध को जीता, भारत पर आक्रमण करने से पहले सिंध को जीता। सिंध का जो पश्चिमी क्षेत्र था भारत में, उसको इसने जीत लिया। ठीक है, लेकिन ये इतना सफल नहीं हो सका, इसलिए इसका इतना महत्व नहीं माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आया दारा प्रथम। कौन आया? दारा प्रथम आया। कब आया? 522 ईसा पूर्व से 586 ईसा पूर्व। ठीक है, दारा प्रथम इसे बोला जाता है कि ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल जो है हकमनी ईरानी आक्रमणकारी था। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने की जो प्रथम सफलता थी वो दारा को प्रथम प्राप्त हुई थी। दारा प्रथम सफलता। ठीक है, आगे देखते हैं। 516 ईसा पूर्व में इसने आया तो इसने गांधार को जीत लिया। ठीक है, 516 में इसने गांधार को जीत लिया और भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग था वो दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। इसके पहले ये 19 प्रांत जीत चुका था। इसने कंबोज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कंबोज पर अधिकार कर लिया।
3 अभिलेख हैं इसके। कौन कौन से? थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है। 3 अभिलेख, बहस्तून, दूसरा है पर्शिपोलिश, तीसरा है नक्शे रुस्तम, ठीक है। इन्हीं तीनों अभिलेखों के आधार पर ही हमें दारा के बारे में पता चलता है, ठीक है। और इसके बारे में इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। दारा के बाद आता है इसका एक पुत्र होता है, इसका उत्तराधिकारी होता है जरक्सीज। जरक्सीज ये 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व, ठीक है। इसने अपने पिता का साम्राज्य जो था वो तो बनाए रखा, लेकिन ये यूनानियों द्वारा हार गया। ठीक है, यूनानियों से तो हार गया। इसने भारतीयों को भी अपने फौज में शामिल किया था, ठीक है। और इसके कई और उत्तराधिकारी हुए, ठीक है, जो कि उतने योग्य नहीं थे, तो इसलिए जो हकमनी ईरानी साम्राज्य का पतन हो गया। अब हमें, हाँ, इसमें कारण क्या थे हमें वो बता ही दिया। कारण क्या थे कि पहले ही बता दिया, अब इसमें आगे कोई बताना ही नहीं है। ये लोग तो एक तरीके से पश्चिमोत्तर में काफी अस्थिरता और अराजकता का माहौल था, ठीक है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र का काफी जो है सामरिक महत्व था, क्योंकि उधर का जो क्षेत्र है, हमेशा जो भी आक्रमण हुए हैं भारत में पश्चिमोत्तर से ही हुए हैं, ठीक है। और ये लोग उत्तरापथ का जो मार्ग था, ये वही पश्चिमोत्तर का मार्ग है, उसको उत्तरापथ मतलब उत्तर का रास्ता बोलेंगे, उस पर यह अपना नियंत्रण करने की इच्छा इनको थी, ठीक है। और जो है पश्चिमी देश मतलब ईरान इराक वगैरह वाले क्षेत्र में, यहाँ पे हकमनियों की या ईरानी सम्राटों की काफी अच्छी मजबूत पकड़ थी, ठीक है। तो यही सारे कारण थे जिसकी वजह से इसने भारत में आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। अब क्या फायदा क्या हुआ, ठीक है, फायदा क्या हुआ? विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, ठीक है? इनके आने के बाद विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। खरोष्ठी लिपि पश्चिमोत्तर भारत में काफी चल रही थी, खरोष्ठी लिपि भारत में भी इसका विकास होने लगा, ठीक है। ईरानियों की आरामाइक लिपि जो थी, इसका जो प्रयोग हमें अशोक के शिलालेखों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आरामाइक लिपि इसका भी प्रचार हुआ। खरोष्ठी लिपि भी अशोक के शिलालेख में देखने को मिलती है। और कहाँ से लिखी जाती थी? ये जो है दाहिने से राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। अभी हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। तो अभी के हिसाब से खराब थी, इसीलिए खरोष्ठी से याद रखना, ठीक है। अभी के हिसाब से उल्टी थी ना, तो इसलिए खरोष्ठी खराब थी। उसके बाद अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा थी वो प्रारंभ हुई। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, और क्या हुआ? कई सारे जो हैं अशोक की जो शासन में कई सारे ईरानी शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है।
और बाकी जैसे जैसे होगा वो आगे देखते रहेंगे। उसके बाद यूनानी ईरान, अब चलो यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं ध्वनियों के बारे में। उसके बाद यूनानी देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत प्राचीन काल में अपनी आर्थिक समृद्धि और भौतिक संप्रदायों के लिए विख्यात रहा है। जैसे कि हमने बताया, यही कारण है कि पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यही वजह रही है कि तो विदेशी आक्रांताओं के लिए हमारा देश हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र से विदेशी शासक और आक्रमणकारी आते रहे हैं और यहाँ के धन वैभव को लूटने की कोशिश करते रहे हैं। तभी तो कभी यहाँ साम्राज्य हथियाने की कोशिश करते आए हैं, ठीक है। तो कभी यहाँ साम्राज्य हथियाने की कोशिश करते आए हैं। भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी पर्शिया, ईरान के हकमनी साम्राज्य की ओर से साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। पर्शिया ईरान का हकमनी साम्राज्य, साइरस द्वितीय जो पहला शासक था, सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र को जीता और कपिशा नगर को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। दारा प्रथम ये तो इसका उत्तराधिकारी था, या इसको डेरियस भी बोलते हैं और डायर बहु बोलते हैं। इसने भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता प्राप्त की थी, हमने बताया 516 ईस्वी ईसा प्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में ला लिया। हेरोडोटस कहता है कि भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र द्वारा साम्राज्य का 20वां प्रांत। ये सब बातें हमने बता दी, यही लिखा। तो भारत अभियान में इसका नौसेना अध्यक्ष स्काईलैक्स भी शामिल था, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसका जो है उत्तराधिकारी था जरक्सीज, जितना हमने आपको बताया है आप उतना याद रखिए बस। इसने अपनी फौज में भारतीयों को भी भर्ती किया, परंतु ये यूनानियों से हार गए, ठीक है। यही बात देखिए। दारास तृतीय सिकंदर ने इसे अरबेला गौम मेला के युद्ध में 331 में बुरी तरह से पराजित कर दिया था, ठीक है। इसी के बाद कई और जो है आक्रमणकारी हुए थे, मतलब कई और उत्तराधिकारी हुए थे, लेकिन वो भी इतने योग्य नहीं थे। हम यूनानियों के बारे में देख लेते हैं। यूनानी आक्रमणकारी में सिकंदर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यूनानी आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर। सिकंदर का जो पिता था 359 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, मकदूनिया का शासक बना। मकदूनिया का शासक बना इसका पिता, ठीक है। लेकिन 329 ईस्वी में, ईसा पूर्व में सॉरी, इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। जब इसकी हत्या की जाती है तो सिकंदर 20 वर्ष का था, ठीक है। लेकिन और सिकंदर का जो शिष्य, सिकंदर जो है अरस्तु के शिष्य होता है, ठीक है, अरस्तु का शिष्य। अल्पकाल छोटी ही उम्र में इसको गद्दी पे बैठा दिया जाता है, ठीक है। सिंहासन न रूढ़ कर दिया जाता है। अब जो सिकंदर है 326 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ईस्वी हमेशा भूल जाते हैं, आप बोलना नहीं है, आप नहीं बोलना है, भारत पर आक्रमण कर देता है और बैक्टीरिया जैसे जो है वर्तमान का अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान के क्षेत्र को जीत लेता है और काबुल होता हुआ काबुल के रास्ते ये हिंदू कुश जो पर्वत है ना, हिंदू कुश पर्वत कहाँ है बताइए? हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत आ जाता है। और इसकी मुलाकात होती है तक्षशिला में, तक्षशिला के शासक आंधी से। आपने पिक्चर भी देखी होगी, बहुत अच्छी पिक्चर है, देखिएगा। तक्षशिला में आंधी से होती है, आंधी ने इसको आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है।
इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसका सहयोग देने का वचन दे दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि सिकंदर को जो है इसके सहयोग देने की बात करता है, तब सिकंदर जो है पंजाब पंजाब पर आक्रमण करता है। ठीक है, झेलम और चेनाब नदी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है, इस पे आक्रमण कर देता है। तो यहाँ का जो पंजाब का शासक होता है कौन होता है? पोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम पूछता है। ठीक है, राजा पोरस। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, युद्ध करता है। पोरस ने हार नहीं मानी थी अंत तक। सिकंदर ने कुछ धोखा किया था इनके साथ और रात्रि में ही क्या कहते हैं युद्ध का प्रारंभ कर दिया था। आगे देखते हैं, बाकी आप लोग मूवी देखिएगा, काफी अच्छी है। ठीक है, हाइडेस्पसीज या झेलम का युद्ध होता है। ठीक है, हाइडेस्पसीज या झेलम का युद्ध होता है, इसी को झेलम का युद्ध भी कहते हैं। और पोरस की पराजय होती है, पोरस इसमें हार जाता है। लेकिन सिकंदर भी पोरस का लोहा मान जाता है। सिकंदर बाद में कहता है कि मतलब ऐसे कोई लाइन बोलता है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसको पता होता है कि भारत में इतने मतलब सक्षम राजा जो है राज्य करते हैं, इतने शक्तिशाली। ठीक है, तो पोरस की पराजय हो जाती है। अब क्या होता है कि 19 महीने बाद जो है भारत में रहने के बाद सिकंदर की जो सेना ने व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचता है। ये आप मूवी देखोगे तो आपको कहानी पता चल जाएगी। 19 महीने भारत में रहता है। ठीक है, उसके बाद जो सिकंदर की सेना होती है वो झेलम नदी के तट पर पहुंचकर युद्ध करने से मना कर देती है। लेकिन इसमें सिकंदर की एक मतलब प्रेमिका के बारे में दिखाया गया है, वो जाके चुपके से उन लोगों को मना कर देती है कि जो है तुम लोग युद्ध मत करना, ऐसे ऐसे भड़का देती है। क्योंकि इसने इसकी जो प्रेमिका होती है वो राजा पोरस से राखी बांधती है, तो उनको भी वचन देती है कि आप सिकंदर की जो है जान बख्श दीजिएगा। और वो ये भी चाहती है क्योंकि अपने भाई, क्योंकि उनको भाई बना, पोरस को जो है भाई मान लेती है, तो उनकी भी हत्या नहीं करवाना चाहती है, उनका भी साथ देना चाहती है और वो उनसे प्रेम करती है सिकंदर से, तो उनका भी जान बचाना चाहती है। तो यही सारे उसमें दिखाया गया है मूवी में। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं, हमें मूवी नहीं जाना है। तो सिकंदर की सेना ने झेलम नदी के तट पर पहुंच के युद्ध लड़ने से मना कर देती है। ठीक है, और सिकंदर क्या कहते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन वो नहीं मानते हैं। काफी दिन हो गया भूखे प्यासे रहते हैं सैनिक जो है और थक चुके होते हैं लगातार युद्ध पे जाते जाते। ठीक है, तो उसके बाद सिकंदर जो है अपने जितने भी क्षेत्र होते हैं, जीते हुए क्षेत्र, वो अपने सेनापति फिलिप को देकर और 325 ईसा पूर्व में चला जाता है भारत से। ठीक है, इसने निकैया और बौकेफला 2 नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, जो निकैया था इसने जीतने के उपलक्ष्य में किया था और बौकेफला इसके घोड़े का नाम था, इसलिए इसने अपने घोड़े के नाम पर जो है इस नगर की स्थापना की थी। 323 ईस्वी में बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके साथ आने वाले कुछ लेखक हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन नहीं आया था। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। कौन 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 आया था इसके साथ? नियार्कस नियार्कस
ऑनी ऑने से ऑने सिक्रेटस, ठीक है, और अरिस्टोब्यूलस, स्टोब्यूलस, ठीक है। तो ये 3 आते हैं इसके साथ, और इन तीनों का ही जो है विवरण है, ये सिकंदर के बारे में जानने के लिए जो है सूचना देता है। अब इसके सिकंदर के कारण क्या था, सफलता का कारण भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या था कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, हमने जैसे पहले बताया, और सिकंदर की सेना जो काफी शक्तिशाली थी, ठीक है, एक अच्छा प्रशासक था, ये भी हम लोग कह सकते हैं। प्रभाव क्या हुआ ये देख लेते हैं, ठीक है। भारत के संपर्क में आए तो भाई यूरोप को, प्राचीन भारत के संपर्क में आए तो उनको जानने का अवसर मिला, यूरोप से संपर्क बढ़ा, ठीक है। यूनान, भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क हो गया, ठीक है। और पश्चिमोत्तर के कई छोटे छोटे राज्यों का जो है एकीकरण हुआ। दो आक्रमण झेलने के बाद पश्चिमोत्तर के जो शासक थे वो अब सजग हो गए, ठीक है। और इन लोग जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भी क्षेत्र जो जीत के एक में मिला दिया था, तो वो भी एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर चुके थे, ठीक है। और स्थल और जल मार्ग का जो पता चला, खोज हुई, ठीक है। और इन्हीं इसकी यही जो खोज हुई ये आज भी देखा जाता है व्यापार के रूप में। छत्र प्रणाली शुरू की थी इसने, मुद्रा निर्माण की प्रणाली, गांधार कला शैली सबसे इम्पोर्टेंट, गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिसमें भारतीय प्लस यूनानी कला का मिश्रण है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना ऊपर जो हम लोग को पढ़ना है, हिंदी यमन शासकों, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके शायद। सिकंदर महान, ठीक है। ईरानी शासक को पराजित कर अब यूनानी मुख्य शक्ति के रूप में वो सामने आए थे। फिलिप द्वितीय ने 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, ये पढ़ा हमने। 329 में इसकी मृत्यु हो जाती है और 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बनता है। 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया वर्तमान में अफगानिस्तान में जीतकर काबुल होता हुआ खैबर दर्रे से हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत आता है, और तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसका स्वागत किया, सहयोग भी किया। ये बात हमने देखी। कुछ विद्वानों का मानना है कि आम्भी और शशगुप्त हिंदू कुश का शासक भी सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पोरस से पंजाब का शासक, पोरस से हाइड्रोस्पेसिस या झेलम का युद्ध हुआ। इस समय अशोक, या जो अशोक जो है ये इसकी राजधानी थी मशग, एक सीमांत गणराज्य था। यहाँ के जो पुरुष सैनिक मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट पूछता है कि पुरुषों के मारे जाने के बाद किस राज्य की स्त्रियों ने जो है शस्त्र उठा लिया था नेपोलियन उसके सिकंदर के खिलाफ, तो सिकंदर की स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। मशक, मशक जो है या अश्वक, ठीक है।
अशोक गणराज्य के औस्त्रियों ने उठवा लिया था, शस्त्र उठा लिया था। सिकंदर भारत में कुछ 19 माह तक रहा। उसके बाद सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, तो अपने विजित क्षेत्रों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में वापस चला गया। रास्ते में बेबीलोन में 323 में मृत्यु हो गई 33 वर्ष की अवस्था में। और उसने विजय के उपलक्ष्य में निकैया कहाँ गया, निकैया, और अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बो के ठीक है नामक 2 नगरों की स्थापना की थी। सिकंदर के आने वाले लेखक कौन थे? नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। और इनके जो ज्यादा विवरण जो है ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। हिंद, यवन, ग्रीक, ये जो है इनको अभी हमें नहीं पढ़ना है, तो हम मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो है बस 2 ही शासक आए थे और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना था। मौर्योत्तर काल जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम इनके बारे में भी देखेंगे। तब के लिए ये वीडियो हमारी यही कंप्लीट होती है। आप अगर चाहते हो तो एक बार हम आपको बता देते हैं। तो हिंद देवन शासकों में इंडो ग्रीक शासक थे, वो डायोडोरस, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, ये 3 लगातार आए थे। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के और स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। ये मौर्योत्तर काल की बात है। ठीक है, उसके बाद ये सब हम आगे देखेंगे। तो आपको अगर पढ़ना हो तो आप एक बार भी डिलीट कर सकते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।